नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। जैसा कि मैंने कहा था, आर्मी के लिए साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो साइंस के उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण तंत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 101% एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही। आज की जो क्लास है, मात्र 20 मिनट की क्लास में एक सवाल आप सीख कर जाओगे और 2 नंबर यहाँ से लेकर जाओगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले तो सवाल आता है, इसकी खोज किसने करी है। खोज किसने करी है? विलियम हार्वे ने। किसने करी है? विलियम हार्वे ने। सीधा सा पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी है? विलियम हार्वे ने करी है। उसके बाद में देखो, विलियम हार्वे अलग चीज है, कार्ल लैंडस्टीनर अलग चीज है। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज करी है? रक्त समूह की करी है। जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र, जिस तंत्र का मतलब हो गया रक्त किस तरह से हमारे शरीर में घूमता है उसके बारे में। तो देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले शरीर में रक्त जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जिस रक्त में केवल ऑक्सीजन है वह कैसा है? शुद्ध रक्त होता है। और जिसमें CO2 प्लस O2 दोनों हो वह रक्त कैसा होता है? अशुद्ध होता है। और शुद्ध रक्त जो होता है वह हमेशा किसमें बहता है? आपके किसमें बहेगा? हमेशा धमनी में बहेगा। ध्यान रखना, शुद्ध रक्त हमेशा धमनी में और अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा? सीरा के अंदर बहेगा। अब याद करने का तरीका, हमेशा सवाल निकल के आ जाता है कि शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य शरीर की कौन सी नलिका करती है? तो धमनी करती है। देखिएगा, याद रखने का तरीका, हाथी क्या है? प्योर वेजिटेरियन है। हाथी क्या है? प्योर वेजिटेरियन है। मांस बिल्कुल भी नहीं खाता, एकदम शुद्ध शाकाहारी है। और जब वो चलता है तो किसकी आवाज आती है? धम धम की आवाज आती है। जब वो चलता है तो आवाज कैसी आती है? धम धम की। धम धम की आवाज आती है। हाथी क्या है? शुद्ध शाकाहारी है, अर्थात शुद्ध धम धम की आवाज आ रही है, अर्थात शुद्ध रक्त किसमें बहेगा? धमनी में बहेगा। और अगर शुद्ध धमनी में बहेगा तो अशुद्ध किसमें बहेगा? आपके सीरा में बहेगा। अपने आप याद हो गया शुद्ध अशुद्ध का। अब यहाँ पे शरीर में O2 भी है, CO2 भी है। अब उस O2 CO2 को नलिका जुड़ी हुई है, जो अशुद्ध रक्त है उसको ले जाएगी कौन? सीरा। कहाँ ले जाएगी? आलिंद के अंदर। ये देखो, 2 आलिंद है, 2 नीले हैं। अर्थात सीधा सा सवाल पूछा जाता है, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। ये सीरा आलिंद को देगी। आलिंद पूरा भरने के बाद में इस तरह से इसके कपाट होते हैं, ये वाला नीचे झुकेगा, पूरा रक्त बहकर नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? नीले में आएगा। अब देखिएगा, अब नीले में पहुंचने के बाद में सॉरी, यहाँ पर फुफ्फुसीय, ये फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगी आपकी, फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ पे अभी तक रक्त कैसा है? अशुद्ध है। और ये अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य, जैसे कि अपन ने तो पढ़ा है कि धमनी तो शुद्ध ले जाती है, लेकिन यहाँ एक अपवाद होता है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। अब फूफो जी अपने आप अपवादी रहते हैं, अपने फूफो जी क्या रहते हैं? अपवादी रहते हैं। तो वो हमेशा अलग कार्य करेंगे। तो ये जो धमनी है अलग कार्य करेगी, अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी फेफड़ों में। अब फेफड़ों में जैसे अपन ने श्वास ली, CO2 को बाहर छोड़ दिया, O2 को अंदर रख लिया, तो रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अर्थात CO2 तो क्या हो गई? गायब हो गई, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही, मतलब बाहर निकल रही फेफड़ों से श्वास के द्वारा। अब यहाँ पे रक्त में क्या बचेगी? केवल O2 बचेगी। और O2 को ले जाने का कार्य कौन करता है भला? O2 क्या है? शुद्ध, इसको धमनी ले जाती है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे तो फूफा जी है, फूफा जी हमेशा निराश रहते हैं और ये फूफा जी हमेशा क्या रहेंगे? उल्टा कार्य करेंगे। इसलिए ऐसी सीरा जो शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य करेगी उसे फुफ्फुसीय सीरा भी कहते हैं। जैसे आलिंद में पहुंचा, ये यहाँ पर आएगा, आलिंद से पूरा कपाट खुलने के बाद में इस तरह से नीले में पहुंचेगा। नीले से फिर ये धमनी, इनको महाधमनी महासीरा भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, इनको महाधमनी महासीरा भी कह सकते हैं। फिर ये शरीर में पहुंचेगा। ये प्रक्रिया लगातार 24/7 चलती रहेगी। ये तो हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं रक्त की। रक्त क्या होता है? सीधा से कई बार पूछते हैं, रक्त क्या होता है? रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला गाढ़ा लाल रंग का द्रव, हमारे शरीर में पाए जाने वाला लाल रंग का गाढ़ा द्रव क्या कहलाएगा? रक्त कहलाएगा। रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4। कितना होगा? 7.4। अर्थात इसको क्या कहा जाता है? हल्का क्षारीय। क्या कहा जाएगा? हल्का क्षारीय। निर्माण कहां पर होता है रक्त का? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में कहां होता है? रेड बोन मैरो में। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि नवजात के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पलिया के अंदर होता है। ध्यान रखना, नवजात के अंदर कहाँ होगा? पलिया में होगा। और वैसे केवल रक्त का निर्माण पूछे तो कहाँ पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होगा? लाल अस्थि मज्जा में। अब बात करें रक्त की मात्रा, मेल के अंदर कितनी होगी, फीमेल के अंदर कितनी होगी और नवजात के अंदर कितनी होगी। ध्यान रखना, सीधा सवाल पूछा जाता है कि रक्त की मात्रा मनुष्य के अंदर कितनी होती है, मानव के अंदर कितनी होती है। उसमें से मेल, फीमेल और नवजात 3 अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करते थे। नवजात के अंदर 23 से 25
23 से 25 mmHg प्रति ml, प्रति 100 ग्राम पे ml होती है mmHg 23 से 25। फीमेल के अंदर कितनी होगी 12 से 13, जबकि मेल के अंदर 15 से 16, 15 से 16। फीमेल के अंदर कितनी होगी 12 से 13 और नवजात के अंदर कितनी हो जाएगी आपके 23 से 25। 23 से 25 क्या हो जाएगी, बिल्कुल देखिएगा 23 से 25 हो जाएगी। 15 से 16 इसके अंदर मेल के अंदर हो जाएगी, फीमेल के अंदर 12 से 13 प्रति mmHg प्रति मिलीग्राम हो जाएगी। इसके बाद बात करें रक्त के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आने वाला है वो यहीं से देखेगा। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रक्त के प्रकारों को खंडन करते हैं। रक्त के प्रकार से एक सवाल निकल कर आता है, रक्त के प्रकार। वैसे तो दो प्रकार से बांटा गया है इनको, एक तो हो जाएगा आपके ठोस रूप, एक हो जाएगा द्रव रूप। द्रव रूप वाले को कहते हैं अपन प्लाज्मा, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और ठोस वाले को कहते हैं रुधिर कणिकाएं, क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं। यहां से एक सवाल निकल कर आता है प्लाज्मा, यानी कि हमारे शरीर का जो रक्त होता है ना उसका 55% भाग क्या होगा, प्लाज्मा होगा। 55% भाग रक्त का क्या होगा, प्लाज्मा होगा। ये क्या होगा, गाढ़ा द्रव होगा। उस 55 में से भी ध्यान रखना 92% क्या होगा, जल होगा, जलीय लवण होंगे, जल या जलीय लवण 92%। और ये जो 8% हो गए ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे। सीधा सा सवाल पूछा जाता है रक्त को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला होता है द्रव रूप में, कौन होगा, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा रक्त का कितने प्रतिशत होता है, 55% होता है। उस 55% में से भी 92% तो क्या रहेगा, जल या जलीय लवण। 8% क्या रहेगा, अकार्बनिक पदार्थ। अब यहाँ से रुधिर कणिकाओं को अलग अलग 3 भागों में बांटा गया। ध्यान देना, रुधिर कणिकाओं को अलग अलग कितने भागों में, 3 में। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी की संख्या मानव के अंदर होती है, कितनी रह जाएगी आपके, कम से कम 5 से कम कितने लाख हो जाएगी, 5 लाख, 50 लाख के लगभग रहेगी, सॉरी 50 लाख। इसकी कितनी रहेगी, 7,000 से 11,000। और प्लेटलेट्स अपन जानते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख। संख्या कहीं पे भी नहीं पूछी जाती है, संख्या कहीं पे भी नहीं पूछी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना रहेगा, 120 दिन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना रहता है, 120 दिन। 120 दिन पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का 10 दिन, प्लेटलेट्स का 10 दिन। सबसे ज्यादा बार जो सवाल रिपीट हुआ है ना वो आरबीसी का जीवन काल है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। फिर इनके कार्य की अगर मैं बात करूं, आरबीसी का कार्य होता है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन का मतलब हो गया O2 को लाना, ले जाना, ये सब कार्य कौन करता है, अपने आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या रहेगा, रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करने का जो कार्य है वो डब्ल्यूबीसी का होगा। प्लेटलेट्स का क्या कार्य रहेगा, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, मान लो मेरे यहाँ चोट लगे, खून बह रहा है, वो खून कुछ समय बाद में आपने देखा होगा रुक जाता है। वो किसकी वजह से रुकता है, प्लेटलेट्स की वजह से रुकता है। प्लेटलेट्स उस जगह पर रक्त का थक्का बना देती है, यानी उसको बहने से रोकती है। तो ये प्रमुख कार्य हो गए। इसके बाद बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनका फुल फॉर्म की बात करें, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। प्लेटलेट्स का कार्य, इसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु भी कहते हैं, लाल रक्त कणिका। इसका लाल ही नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा रहता है, लाल रहता है। और हीमोग्लोबिन नामक वर्णक डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता, इसकी वजह से इसका रंग कैसा रहता है, श्वेत रहता है। इसका रंग क्या रहेगा, श्वेत रहेगा। अब यहाँ पे एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सवाल है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है पलीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, आरबीसी का कब्रिस्तान है आपके पलिया। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा हो गया, पलिया हो गया। इसके बाद में बात करें नॉर्मल सी, केंद्र किसमें पाया जाता है। अब देखो केंद्र का मतलब होता है सेंटर में। अब यहाँ 1 2 3 भाग, उसमें सेंटर में कौन है, सेंटर में सीधी सी डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा और इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। देखो जो सेंटर में है उसमें केंद्रक पाया जाएगा और जो नहीं है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ये सिंपल से हो गए। ये रक्त के प्रकार हो गए, ठोस, द्रव, प्लाज्मा के रूप में। अब बात करें रक्त का हो गया। अब रक्त के
सॉरी ये रक्त के ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप की मैंने आपको बताया खोज किसने करी है, ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किसने खोज करी है, ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंडस्टीनर किसने खोज करी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कितने ब्लड ग्रुप बताए, 4, ए बी तथा ओ। अब देखो यहीं पे इन डायग्राम में अपन को समझना है कौन सर्वदाता है कौन सर्वग्राही है। ए को तो देगा और ए से ही लेगा, ए को देगा और ए से ही लेगा। ध्यान रखना ये तीर का निशान का मतलब है देना और इसका मतलब है लेना। अच्छा इसका मतलब है लेना और इसका मतलब हो गया देना, दोनों हो गया। ए ब्लड ग्रुप किससे और किससे ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है क्योंकि ओ को अपन ने क्या कहा है, सर्वदाता कहा है। और ये किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसी प्रकार से बी खुद को देगा और ए बी को भी दे सकता है और खुद से लेगा और किससे लेगा, ओ से लेगा। अब ए बी की बात करें, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए से भी लेगा, वो बी से भी लेगा, वो ए बी खुद से भी लेगा और वो ओ से भी लेगा। और देगा किसको, सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी को देगा। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या करेगा, वो सबको देगा, बेचारा वो अकेला रह गया। देखिए अभी याद भी कर लेंगे अपन किस तरह से ये देते हैं किस तरह से लेते हैं। और लेगा किससे, सिर्फ और सिर्फ ओ से। अब ध्यान दें किस तरह से याद करना है, दो ही आप पूछे जाते हैं ए बी और ए ओ। अब देखो ए बी और ए बी तीनों मिलते जुलते ग्रुप है, अलग कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप। अब ध्यान रखना जो भी अपने समाज के अंदर कहीं पे भी क्लास में कहीं पे भी देखते हैं जो अलग से जो बंदा रहता है उसका अपन शोषण करने की कोशिश करते हैं। ये जो बंदा है ये अलग से इसका शोषण करा, चारों ने मिलके, बाकी तीनों ने मिलके इसका क्या करा है, शोषण करा। इससे पूरा का पूरा ब्लड ले लिया है, ए ने भी ले लिया, बी ने भी ले लिया, ए बी ने भी ले लिया और ओ ने खुद ने भी ले लिया। तो इसको क्या कहा गया, सर्वदाता। और जब इसका शोषण हुआ तो इसने कहा भाई शोषण करो, ले जाओ तुम जितना भी खून है ले जाओ। और ये ए बी जो दो जने हैं, ए और बी दो आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या करी, अपनी ताकत दिखाई और सबसे ब्लड ले लिया, सबसे क्या करा है, खून लेने का कार्य करा है। अब इसके अंदर ब्लड ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी कि मान लो ए पॉजिटिव और एक होता है ए नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसकी वजह से होता है, ये सब होता है आरएच कारक की वजह से। किसकी वजह से, आरएच कारक की वजह से। आरएच कारक क्या होता है, मकाका रिसस नामक बंदर पे खोज की गई थी कि जिसमें ये आरएच कारक पाया जाता है वो सब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेंगे और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो सब ब्लड ग्रुप क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ये तो थी अपने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड बातें। इनमें से मोस्ट एंड 100% है कि एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। अब देखिएगा अपना हो गया रक्त हो गया, धमनी हो गया, शीरा हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया। एक ईसीजी, ईसीजी क्या होता है, हृदय की धड़कनों को मापने का कार्य होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जब कभी भी हार्ट अटैक आता है ना अपन को, हार्ट अटैक, तो ये ईसीजी करवाई जाती है, हृदय की धड़कनों को मापती इस तरह से। मतलब अगर जीवन में ये लाइनें चल रही है ना उबड़ खाबड़ तो मतलब अपन सही है, और जिस दिन ये फ्लैट हो गई इसका मतलब अपना राम नाम सत्य है। तो ये उबड़ खाबड़ का मतलब है ऊंचाई चढ़ाई आते रहने चाहिए, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहने चाहिए। और अगर उतार चढ़ाव नहीं है तो अपनी क्या जिंदगी है। इसी प्रकार से ये जो लाइनें हैं ना इनको कहते हैं ईसीजी और ये हृदय से रिलेटेड है। एक होता है ईईजी, ये अगर पूछा जाए ईसीजी का संबंध किससे है, हृदय से। ईईजी का संबंध किससे, मस्तिष्क से है। दोनों का ध्यान रखना। इसके अलावा और अपना कौन सा सवाल है, मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है। सामान्य मनुष्य की अगर मैं बात करूं, मनुष्य के अंदर पुरुष की बात करूं, पुरुष के अंदर होगा 300 ग्राम और महिला के अंदर 250 ग्राम। देखो दिल की भी बात करिएगा, महिला के अंदर थोड़ा दिल होता है ना, थोड़ा कम होता है, 250 ग्राम होता है, जबकि पुरुष के अंदर क्या रहेगा, पूरा का पूरा 300 ग्राम। अब एक आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा जाता है, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी। अपन ने बात करी थी आरबीसी 50 लाख होती है और ये कितनी होती है, 7 से 11 लाख। तो इसका अनुपात कितना रहेगा, 600 अनुपात 1। सीधा सा सवाल पूछा जाता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600 अनुपात 1 होगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 601 हो जाएगा। अब देखिएगा अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार के लिए फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी है, विलियम हार्ले ने करी है, विलियम हार्ले ने करी है। यहाँ पे रक्त के अंदर जो O2 है, CO2 है, अर्थात वो क्या है, अशुद्ध रक्त है।
अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य कौन करेगी? सीरा। सीरा कहाँ पहुंचाएंगे? आलिन में। आलिन से नीले में पहुंचा, नीले से धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुसी धमनी, जो नाराज हो रखी है, वरना धमनी तो क्या करती है? शुद्ध ले जाती है, लेकिन ये वाली धमनी क्या करेगी? फेफड़ों में ले जाएगी। फेफड़ों में O2 है, CO2 रहेगा। CO2 जैसे ही बाहर निकला वो रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अर्थात कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हृदय का कौन सा भाग है जो शुद्ध होता है? ये वाला पूरा का पूरा पार्ट शुद्ध रहेगा और इधर वाला पूरा का पूरा पार्ट अशुद्ध रहेगा। ये तो प्रक्रिया थी रक्त की। फिर कहते हैं कि रक्त क्या होता है? रक्त हमारे शरीर में बहने वाला लाल रंग का गाढ़ा तरल होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में होगा। नवजात के अंदर कहाँ होगा? पलिया के अंदर होगा। नवजात के अंदर कहाँ होगा? पलिया में होगा। धमनी और नीले शीरा का मैंने बताया, हाथी प्योर वेजिटेरियन होता है, जब वो जलता है तो धम धम की आवाज आती है। अर्थात शुद्ध रक्त किसमें बहेगा? धमनी में। अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा? शीरा में बहेगा। इसके बाद बात करें रक्त के प्रकारों की। बात करें रक्त के प्रकार दो होते हैं, एक प्लाज्मा होता है जो द्रव अवस्था में होता है, एक ठोस अवस्था में रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। उस 55% भाग में से भी 92% क्या रहेगा? जल रहेगा। 8% क्या रहेगा? कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे। फिर बात करते हैं अपन इसकी रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहते हैं। आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है, जबकि प्लेटलेट्स का 10 दिन के लगभग होता है। फिर बात करें केंद्रक किसमें पाया जाता है? केंद्रक किसमें पाया जाएगा? आरबीसी जो बीच में है ना, डब्ल्यूबीसी, उसमें केंद्रक पाया जाएगा। प्लेटलेट्स और आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। फिर बात करें आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है। ये तो नॉर्मल से। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ईसीजी क्या होती है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, जो कि शरीर की धड़कनों को मापने का कार्य करती है। और अगर एक ईईजी पूछा जाए तो एक इससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित। फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंड स्टेनर ने करी है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए, ए, बी, एबी और ओ। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है? सर्वग्राही सबसे ग्रहण कौन करेगा? जो 2 व्यक्ति एक साथ होंगे वो सबसे ग्रहण करेंगे, अर्थात ए बी। और जो ओ अकेला ब्लड ग्रुप है ना, दिखने में अकेला है, वो क्या करेगा? सर्वग्राही, सबको देने वाला रहेगा, सर्वदाता रहेगा, सबको देने का कार्य करेगा। 2 पूछे जाता है। फिर आता है ब्लड ग्रुप भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये किसके आधार पर होता है? आरएच कारक के आधार पे। आरएच कारक का मतलब हो गया, एक मकाका रिसर्च नामक बंदर पे इन्होंने खोज करी थी। कार्ल लैंड स्टेनर ने खोज करके बताया था कि पृथ्वी के अंदर 85% जो लोग हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के वो 15% है। ये तो था अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार से बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।